Hello students and welcome to this new lecture where we will see your chapter number 10 of Social Sciences India Agriculture। बढ़िया चैप्टर है और मजा आएगा ये पढ़ने में। एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे तो हम अगर ऐसा बोल सकते हैं कि भाई हम अगर ऐसा बोले कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, राइट। हमारा जो एग्रीकल्चर है अभी भी इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। और एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ही लोग बेस्ड हैं, राइट। पहले के जमाने से हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो एक हमारी बेसिक एक्टिविटी रही है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी बेसिक एक्टिविटी रही है। आज भी वही एक्टिविटी हमारा सपोर्ट है, इंडिया के कंट्री का इकोनॉमी का सपोर्ट है। ये बड़ा सा सपोर्ट है। एग्रीकल्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इंडिया के लिए, ठीक है। हमारे 60% ऑफ द मजदूर्स लेबर, ठीक है, वो एग्रीकल्चर में काम करते हैं। 60% ऑफ द लेबर, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट होता है वो, ठीक है। इंडिया में 135 करोड़ लोग रहते हैं तो 60% ऑफ द लेबर पावर जो नौकरी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें 60% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही बड़ी ये सेक्टर है, ठीक है। और हम खाली हमारे लोगों को सप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमारी कई इंडस्ट्रीज को भी हम एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, ठीक है। कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री, फिर प्रोसेस्ड फूड्स इंडस्ट्री, ये सारी चीजों में एग्रीकल्चर यूज होता है। कई एग्जाम्पल एक आपको मैं दूं तो अगर चेयर बनानी है तो उसके लिए रॉ मटेरियल निकलता है तो एग्रीकल्चर से निकलता है, ठीक है, वुड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है हमारे लिए। ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाते हैं। तो एक एग्रीकल्चर इसका ही पार्ट है, राइट। एग्रीकल्चर जो है तो वो हमारे नेशनल प्रोडक्शन का, हमारे कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है चीजों का, खेत में से जो क्रॉप्स उग रहे हैं वो भी प्रोडक्शन मानते हैं। इंडस्ट्रीज में से जो बने हुए प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं। तो हमारा जितना भी प्रोडक्शन इंडिया में होता है उसका 22% एग्रीकल्चर में आता है, ठीक है। 22% जितना प्रोडक्शन है वो एग्रीकल्चर से ही आता है। हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हम बात करें तो भाई एक्सपोर्ट में 18% कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। हमारा एग्रीकल्चर का 18% कंट्रीब्यूशन है जिसमें हमको फॉरेन एक्सचेंज बहुत सारा मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है हमारे लिए। और ये इंडियन इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडिया जो है वो एक एग्रेरियन कंट्री है। एग्रेरियन कंट्री मतलब एग्रीकल्चर पे बेस्ड ये कंट्री है, ओके। तो भाई हम जब बात कर रहे हैं इंडिया की, ठीक है, तो इंडिया में एग्रीकल्चर में तो हमारे खेत ही, हमको जब एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं तो खेत ही याद आते हैं, राइट। खेत खेतर और ये सब याद आता है, क्रॉप्स। हमारे यहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स हैं, राइट। यहाँ पे बहुत ही फर्टाइल प्लेन्स है। फर्टाइल प्लेन्स का मतलब ऐसी जमीनें हैं जो बहुत ही उपजाऊ हैं, ठीक है। तो हम एक साल में 2 से ज्यादा क्रॉप्स उसमें ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा क्लाइमेट ठीक ठाक है, ठीक है, क्लाइमेट बहुत ही बढ़िया है, मॉनसूनल क्लाइमेट है। तो इसकी वजह से हम कल्टीवेशन बहुत बेटर कर सकते हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज हैं हमारे पास, बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर्स हैं। तो ये सारी अगर इकट्ठा करें तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। और हमारे पास जो नेचुरली हमको जो मिला है वो भी बहुत कुछ मिला है। लेकिन एग्रीकल्चर के फील्ड में इतना प्रोग्रेस हम नहीं कर पाए हैं अभी भी, ठीक है। इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो अभी भी गरीब हैं, अभी भी अनएजुकेटेड हैं। उनको वो पढ़े हुए नहीं है, वो अनपढ़ हैं, ठीक है। अभी भी ऐसे फार्मर्स हैं जो पुरानी तरीकों से ही फार्मिंग करते हैं, ठीक है। हम अगर हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वर्ल्ड के साथ कंपेयर करने जाएं, ठीक है, तो वो बहुत ही कम है। हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ही कम है वर्ल्ड के साथ अगर कंपेयर करने जाए तो। कि भाई अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें या अमेरिका की बात करें या कोई एक ऐसी कंट्री की बात करें जो हमारे इक्वली लैंड एरिया में है, ठीक है, तो उनके प्रोडक्शन के मुताबिक हमारा प्रोडक्शन एग्रीकल्चरली बहुत ही कम है। क्योंकि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज तो है लेकिन हर जगह नहीं है, ठीक है। बरसात पड़ती तो है लेकिन कब पड़ती है, कितनी पड़ती है, नो आइडिया। तो ये इरेगुलरिटी ऑफ रेन है, ठीक है। हमारे यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा वो लोग खा जाते हैं, हमारी कंट्री ज्यादा एग्रीकल्चर कंज्यूम करती है
ठीक है, तो हम वो बाहर बेच नहीं पाते, पैसा कमा नहीं पाते, क्योंकि हमारे लोगों को ही वो कंज्यूम करना पड़ता है, खा लेना पड़ता है, उनको ही जरूरत पड़ती है। बड़ी 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 फैमिलीज हैं जिनका पेट भरने के लिए वो फार्मर जो है वो अपनी ही फैमिली का मान मान पेट भर रहे हैं, ठीक है, क्रॉप्स उगा के। तो क्या ज्यादा क्रॉप्स उगाएंगे। फिर इसमें फार्मिंग में कोई इंटरेस्ट ना होना, जो यंग जनरेशन आ रही है, ठीक है, वो फार्मिंग में इंटरेस्ट ना लेना, फार्मिंग आगे फॉलो ना करवाना। उनके फादर फार्मिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सिटी में जाना चाहते हैं, ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, तो फार्मिंग में इंटरेस्ट ना होना। नई नई चीज का एक्सपेरिमेंट ना करना, क्योंकि पुराने जो फार्मर्स होते हैं वो पुरानी सोच वाले ही होते हैं, तो नई नई चीज ट्राई नहीं करते हैं, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इकट्ठा होके ऐसा कर रहे हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कम कर रहे हैं, ठीक है। हम इसमें से कई चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें से कई चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे रेनफॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज को कंट्रोल, रेनफॉल को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। पॉपुलेशन को कई हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम तो फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूजेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ये सारी चीजों की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो अब कम है, ठीक है। हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम है। ओके, अब ये तो हमने बात कर ली कि भाई अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है एग्रीकल्चर की इंडिया में, और किस वजह से ऐसे कौन सी चीजें हैं जिससे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो रहा है या दबाव में है, बढ़ नहीं रहा है। अब हम एक्चुअल एग्रीकल्चर की बात करेंगे, फार्मिंग की बात करेंगे। भाई टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होता है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग मतलब कितनी तरीकों से आप खेती कर सकते हैं, राइट, खेती कर सकते हैं। तो हमारे लोग, हमारा यहाँ का कंडीशन, ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी वो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड ही है, ठीक है। हमको भी पसंद है, वैसे ऐसा नहीं है कि हमको नहीं पसंद, हमको भी अच्छा लगता है भाई हमारे घर के बाजू में या हमारे घर में एक छोटा सा ये फ्लावर प्लांट हो या तीन चार हम कुछ वहां पे लगाएं, ठीक है। हमको भी प्यार है, ठीक है, एग्रीकल्चर से। ऐसा नहीं है कि हमको नहीं है, हमको भी है, मुझे भी अच्छा लगता है यहाँ पे घर के पीछे कुछ फ्लावर्स वावर्स हो, कुछ अच्छे पौधे हो, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारा इंडिया जो है वो एसोसिएटेड है ऑलवेज फार्मिंग से, और हमको मजा आता है। फार्मिंग जो है वो अलग अलग इरिगेशन मेथड्स, फार्म आउटपुट्स, आउटपुट मतलब कितना आप खेती करते हैं तो कितना पाक होता है, ठीक है, उस पे बेस्ड है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं 6 टाइप की फार्मिंग यहाँ पे दी गई है। उसमें सबसे पहली है सबसिस्टेंस फार्मिंग। ओके, सबसिस्टेंस मतलब उतना ही प्रोडक्शन करना जिससे वो अपनी फैमिली का चला सके, गुजारा कर सके, ठीक है, अपना लाइफ, अपना जो घर है वो चला सके, उसको सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। चलिए पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कई हुए, ठीक है, कई सारे इंप्लीमेंट हुए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने के लिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए। लेकिन आज भी इंडिया के जो किसान हैं, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन वीक है, खराब है। ओके, महंगे महंगे बीज, फर्टिलाइजर्स महंगे, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स यूज करना, ये सारी चीजें अगर छोटे छोटे खेत हैं तो वो फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके छोटे छोटे खेत होते हैं। उनके ये छोटे छोटे खेतों में उतना ही फार्म प्रोडक्शन होता है जितना वो अपने फैमिली को खाना खिला सके, ठीक है, और फैमिली को मेंटेन करने के लिए वो सब चीज कंज्यूम हो जाता है, जितना बनता है उतना कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। वो खुद कंज्यूम कर लेते हैं, या तो फिर वो इतना ही बनाते हैं, इतना ही फार्म प्रोडक्शन करते हैं जिससे उनका फैमिली का घर गुजरान चल सके, घर चल सके, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। अपने सर्वाइवल के लिए फार्मिंग करना, इट इज नोन एज सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो आज भी इंडियन एग्रीकल्चर ऐसा ही माना जाता है कि वो अपने लाइफ मेंटेनेंस के लिए वो कर रहे हैं, अपना घर चलाने के, अपनी जिंदगी चलाने के लिए बस वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है। हम बात करें ड्राई फार्मिंग की, तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा, ड्राई मतलब ऐसी जगहों पे जहां पे पानी नहीं होता है वहां पे फार्मिंग करना, उसको ड्राई फार्मिंग बोला जाता है।
जहां पे रेनफॉल कम है, ठीक है, या नहीं के बराबर है, जहां पे रेनफॉल कम है या नहीं के बराबर है, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, और ऐसी एरियाज जहां पे फार्मिंग जो है वो खाली रेन पे डिपेंडेंट है, तो वहां पे पूरे साल में एक ही क्रॉप उगा जा सकता है, क्योंकि वो बरसात जब होती है तब जमीन के अंदर थोड़ा कुछ पानी होता है, और वो ह्यूमिडिटी से एक क्रॉप ही उग सकता है, ठीक है, वो पानी जब जमीन में जाता है तो वो क्रॉप वो पानी में उग सकते हैं, तो एक ही बार ऐसा वो क्रॉप पूरे साल में ग्रो किया जा सकता है। इसको हम बोलते हैं ड्राई फार्मिंग। आप मानिए कि ड्राई फार्मिंग कहाँ होता होगा? ड्राई फार्मिंग गुजरात में होता है, राइट, और राजस्थान में होता है। ये ड्राई फार्मिंग ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे पानी कम होता है, राइट। गुजरात के ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ पे बरसात नहीं पड़ती, जैसे कच्छ का एरिया है, राइट, कच्छ भुज जो एरिया है, तो ये जो एरियाज हैं वहाँ पे कम पानी आता है, राइट। कच्छ का एरियाज तो स्पेशली कम पानी होता है। राजस्थान में भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे एक क्रॉप ही उगाया जा सकता है, वो जो भी रेन पड़ती है, ठीक है, उसके हेल्प से। अच्छा, ड्राई फार्मिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें ज्वार आप उगा सकते हैं, ठीक है, मिलेट उगा सकते हैं, और पल्सिस उगा सकते हैं, ठीक है, चने वने आप उगा सकते हैं। पल्सिस मतलब कठोड़, उसको गुजराती में हम कठोड़ बोलते हैं, वो आप उगा सकते हैं। ज्वार उगा सकते हैं। ज्वार जो होता है वो जवारा ही बोलते हैं, उसको हम हिंदी में जवारा ही बोलते हैं, तो ज्वार उगा सकते हैं। और मिलेट उगा सकते हैं। मिलेट मतलब आप बोल सकते हैं कि आप बाजरी, ठीक है, वैसा कुछ उगा सकते हैं, ओके। जहां पे जिसको ऐसे ऐसे क्रॉप्स जिसको पानी कम जरूरत हो, वैसी क्रॉप्स उगा सकते हैं, ठीक है। गुजरात में मानसून जब खत्म हो जाता है तो हम गेहूं और ग्राम चने, ग्राम को चना बोलते हैं, तो गेहूं और चने हम गुजरात के अंदर उगाते हैं। वेट फार्मिंग की हम बात करें तो आपको यही पता चल गया, और ड्राई फार्मिंग वेट फार्मिंग ऑपोजिट ही हो गया। वेट फार्मिंग मतलब जहाँ पे बहुत सारा रेन पड़ता है, ठीक है, जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, ऐसी जगहों पे वेट फार्मिंग किया जाता है, ठीक है। अगर रेनफॉल नहीं पड़ता है या रेनफॉल कम पड़ता है वो समय पे, तो वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी से एक से ज्यादा क्रॉप वो उगा सकते हैं। एक से ज्यादा क्रॉप मतलब पहले मान लो कि पहले आपने चोखे उगा लिए, ठीक है, पैडी, पैडी मतलब चोखे। चोखे को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मुझे खुद पता नहीं है, ठीक है। तो पैडी मतलब चोखे। शुगर केन मतलब गन्ना, वो तो मुझे मालूम है, ठीक है। तो आप वेट फार्मिंग में ऐसा कर सकते हैं कि पहले आपने राइस उगा लिया, ठीक है, और उसके बाद जब वो क्रॉप उग गया तो उसके बाद आपने शुगर केन उगा लिया, कॉटन उगा लिया, गेहूं उगा लिए, वेजिटेबल्स उगा लिए। तो एक से ज्यादा क्रॉप आप उगा सकते हैं वेट फार्मिंग में, इरिगेशन की हेल्प से, या ज्यादा रेन हो तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि पैडी जो है उसको बहुत ही पानी चाहिए, ठीक है, पूरा भर ही जाना चाहिए, बस जो खेत है वो पूरा पानी से भर ही जाना चाहिए, तो पैडी को बहुत सारा पानी चाहिए। कॉटन को भी बहुत सारा पानी चाहिए, ठीक है, और कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनको पानी ज्यादा चाहिए, तो ये वेट फार्मिंग में उगाए जाते हैं, जहाँ पे ज्यादा रेन पड़ता है, जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी ज्यादा है। भाई ये कॉन्सेप्ट बढ़िया है, देखिए, शिफ्टिंग झूम एग्रीकल्चर, ये कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसे ऐसे देखे जाए तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, और ऐसे देखे जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो दोनों आपको बताता हूँ कैसे अच्छा है कैसे अच्छा नहीं है। झूम कल्टीवेटर, झूम मतलब आप मान लीजिए कि घूम 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 घूम, ठीक है, घूम 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 के आपको फार्मिंग करना है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जो फॉरेस्ट एरिया होता है, ठीक है, उसको जला दिया जाता है, उसको क्लियर कर दिया जाता है, ठीक है, और वहां पे फार्मिंग की जाती है। फार्मिंग यहाँ 2 से 3 सालों तक की जाती है, क्योंकि वो जो सॉइल होता है वो फर्टाइल होता है, फॉरेस्ट उगा हुआ होता है तो नीचे सॉइल जो है वो फर्टाइल होता है। जब वो सॉइल की फर्टिलिटी, जब वो सॉइल उपजाऊ नहीं रहता या बहुत ही कम उपजाऊ हो जाता है, तो वो एरिया छोड़ दिया जाता है, ठीक है, वो एरिया छोड़ दिया जाता है, और यही मेथड एक दूसरे एरिया के साथ की जाती है, और वहां पे फार्मिंग की जाती है। तो इसको हम झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। झूम झूम, हर जगह पे झूम झूम के कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक है, ओके। तो इसको हम झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। यहाँ पे आप सीरियल्स उगा सकते हैं और वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन कम होता है, इस टाइप के एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कम होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप खेत जो है, आपका जो जमीन है उसको फर्टाइल
कम कर रहे हैं। आप क्रॉप उगा 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 के वो सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं रहता है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है, तो उसको साफ कर दो तो वहां पे सॉइल फर्टिलिटी वापस जनरेट होगी। बहुत ही टाइम लगेगा सॉइल को फर्टाइल होने में, तो 2-3 साल तक वो फर्टाइल रहता है, तब तक वो आप क्रॉप्स उगा सकते हैं। फिर झूम दाना दूसरा एरिया ले लेना, ठीक है, घूम के दूसरा एरिया ले लेना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर, ठीक है। अब अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि एक ऐसा एरिया जो यूज नहीं होता था वो एरिया यूज किया जाता है फार्मिंग के लिए, तो ये प्रोडक्शन बढ़ाता है हमारा, ये अच्छी बात है। बुरी बात क्या है, फॉरेस्ट कट कर रहे हैं आप, राइट, फॉरेस्ट कट कर रहे हैं। दूसरा बुरी बात क्या है कि आप फॉरेस्ट तो कट कर ही रहे हैं, वो खेत जब आपने यूज कर लिया तो वो जमीन को छोड़ दीजिएगा, बस ऐसे ही, तो वो भी गलत है, ठीक है। आप वहां पे पेड़ उगाइए, आप मतलब आप उगाइए, कुछ भी उगाइए। अगर सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है तो कुछ ना कुछ तो कीजिए वो जमीन के साथ, छोड़ छोड़ देना तो गलत बात हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं झूम कल्चर के, झूम एग्रीकल्चर के। अब हम बात करते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर की। प्लांटेशन मतलब छोटे एरिया में आप प्लांट करते हैं, ठीक है, आप जैसे हम प्लांट करते हैं ना वैसे। तो आप ये आपके घर के साइड में, अगर आपके घर के बाजू में कोई जमीन है, या हम बोल सकते हैं कि भाई कोई जमीन का टुकड़ा खुला हुआ पड़ा है, ठीक है, टाइल्स वाइल्स नहीं है, जमीन का टुकड़ा है, तो वहां पे ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही स्पेशल टाइप का है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हम सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि भाई प्लांटेशन एग्रीकल्चर में तो कई चीजें उगाई जाती है, ठीक है, आप कई चीजें उगा सकते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर में, लेकिन पैसा ज्यादा लगता है, ठीक है, पैसा ज्यादा लगता है, और नॉलेज भी होनी चाहिए प्रॉपर। तो नॉलेज भी होनी चाहिए, पैसा भी ज्यादा लगता है यहाँ पे, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, सब प्रोटेक्शन वोटेक्शन हर साइड से रखना पड़ेगा, फर्टिलाइजर यूज करने पड़ेंगे। तो ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर थोड़ा पेचीदा है, लेकिन आप कहीं कहीं बेटर अच्छी अच्छी चीजें इसमें ग्रो कर सकते हैं, जैसे टी, चाय, कॉफी, कोको, कोकोनट, एप्पल, मैंगोज, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, आंवला, लेमन, खारेक, ये सारी चीजें आप प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें रियर्ड विद ग्रेट केयर, मतलब बहुत ही ध्यान से आपको ग्रो करनी पड़ती है। इसमें ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब ज्यादा पैसे लगते हैं, ठीक है, ज्यादा स्किल लगता है। स्किल मतलब आपको सब चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, अगर नहीं पता है तो नहीं उगेगा वो। एक टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कैसे क्या करना है, मशीन्स यूज करने हैं, फर्टिलाइजर यूज करने हैं, प्रोटेक्शन हर साइड से रखना पड़ता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो बहुत ही ध्यान से प्लांटेशन एग्रीकल्चर आपको करना पड़ता है। चलिए लास्ट में इंटेंसिव फार्मिंग देखते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग जो है वो फार्मिंग होती है जहां पे आप नई नई मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है, एक मशीन्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, और ये जो फार्मिंग है इसमें प्रोडक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि आप बेटर चीजें यूज करते हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें यूज करते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, और ये पैसे कमाने के लिए किया जाता है इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। इंटेंसिव फार्मिंग इज अ मैकेनाइज्ड वे मतलब मशीन्स वहां पे यूज की जाती है फार्मिंग में, ठीक है, और इरिगेशन फैसिलिटीज यूज की जाती है, और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, अदर मैकेनिकल इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, मशीन्स यूज किए जाते हैं। यहाँ पे कैश क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। कैश क्रॉप्स को मतलब ऐसे क्रॉप्स जो तुरंत बिक जाएं, तुरंत बिक जाएं, ठीक है, उसको हम कैश क्रॉप्स बोलते हैं, जैसे गेहूं है, राइस है, ठीक है। आप ऐसे कई कैश क्रॉप्स वहां पे ग्रो करते हैं इंटेंसिव फार्मिंग में। यहाँ पे पर हेक्टर, हेक्टर एक मेजरमेंट यूनिट है, ठीक है, लैंड को मेजर करने के लिए हेक्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पे पर हेक्टर जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है, और यहाँ पे इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें इकोनॉमिक रिटर्न्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, ठीक है, तो इसको हम कॉमर्शियल फार्मिंग भी बोलते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग भी इसको बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे फार्मिंग मेथड्स की। भाई आप कैसे फार्मिंग कर सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले बहुत ही सिंपल है, ऑर्गेनिक, सस्टेनेबल और मिक्स्ड, ठीक है, ऑर्गेनिक, सस्टेनेबल और मिक्स्ड, जो अब के जो टाइप्स हैं, ठीक है, उसमें मेथड जो है फार्मिंग के, ये मेथड है। आपने वो देखा था, वो टाइप्स हैं कैसे आप फार्मिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फार्मिंग यहाँ पे किस रूप में करना है,
ऑर्गेनिक करना है, इनऑर्गेनिक करना है, मिक्स्ड फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, क्या करना है, ठीक है। तो ये अलग अलग याद रखिएगा भाई, टाइप्स ऑफ फार्मिंग में 6, फार्मिंग मेथड में 2, ऑर्गेनिक 3, सॉरी, ऑर्गेनिक, सस्टेनेबल और मिक्स्ड। ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात करें तो द रेट एट विच द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड, देखो जनरली मैं आपको बता दूं, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको पता ही है, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब ऐसी फार्मिंग जहां पे आप ये गलत सलत केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स आप यूज नहीं करते हैं, ये केमिकल्स यूज नहीं करते हैं फार्मिंग में, ठीक है, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। तो आज जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स ये सारी चीजें आप जब यूज कर रहे हैं तो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट ये केमिकल्स की पता चल ही जाती है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिजीजेज आ गए हैं, छोटे मोटे बहुत डिजीजेज आ गए हैं, बड़े बड़े भी बहुत डिजीजेज आ गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं खाने में, क्रॉप्स ग्रो करने में, वो हमारे खाने में भी आता है और उससे हमको बहुत ही डिस्ट्रक्शन महसूस होता है, हमारे हेल्थ पे बहुत ही इफेक्ट होता है। तो ये केमिकल्स और इंसेक्टिसाइड्स ये दानों में प्रेजेंट होने के कारण, ये वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में प्रेजेंट होने के कारण हमारी जो हाइजीन है, हमारी जो हेल्थ है, ठीक है, वो इफेक्ट हुई है। मोर डैमेज इज कॉज टू एनवायरमेंट, भाई एनवायरमेंट पे बहुत ही डैमेज हुआ है इसकी वजह से भी। हमारी जो लैंड की कैपेसिटी है वो भी कम हो गई है ग्रो करने की, मतलब उसमें उपजाऊपना जो होता है वो कम हो गया है, और क्रॉप प्रोडक्शन और लैंड की क्वालिटी बिगड़ गई है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी मेथड है फार्मिंग करने की जहां पे आप केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स नहीं यूज करते हैं, ठीक है, उसके अलावा और ऐसी चीजें यूज करते हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर नहीं होता है, केमिकली नहीं होता है, नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, ठीक है। और इंसेक्ट्स को मारने के लिए आप क्या यूज करते हैं, चले देखते हैं। देखो, एक फर्टिलाइजर के रूप में, खातर के रूप में, मैन्योर के रूप में आप काउडंग यूज करते हैं, ठीक है, क्रॉप डंग यूज करते हैं। जो सड़े हुए क्रॉप्स होते हैं ना, वो भी एक अच्छे फर्टिलाइजर बनते हैं, ठीक है, तो वो यूज करते हैं। अर्थवॉर्म्स यूज करते हैं जो जमीन में नेचुरली हमस बनाते हैं, ठीक है, नेचुरली हमस बनाते हैं, और हमस जो है वो बहुत ही उपजाऊ बना देता है जमीन को, ठीक है। कंपोजिट फर्टिलाइजर यूज करते हैं। कंपोजिट फर्टिलाइजर मतलब जो सूखा कचरा होता है, ठीक है, जैसे साग भाजी होती है जो आप जब कट करते हैं तो जो रह जाता है वो आप फेंक देते हैं, वो जो सूखा कचरा होता है उसको इकट्ठा करके सड़ा दिया जाता है और उसमें से फर्टिलाइजर बनता है। तो ये बहुत ही बढ़िया है, मिट्टी के साथ उसको मिक्स कर दीजिए, बढ़िया फर्टिलाइजर बन जाता है, उसके अंदर बहुत ही गुण होते हैं। तो ये कंपोजिट फर्टिलाइजर होता है। तो भी फर्टिलाइजर के रूप में हम केमिकल नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्रॉप डंग, काउडंग, काउडंग भी बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर होता है, अर्थवॉर्म फर्टिलाइजर यूज करते हैं और कंपोजिट फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है। अब इंसेक्टिसाइड्स नहीं यूज करते हम, ठीक है, जंतुनाशक जो दवाएं होती है वो नहीं यूज करते हैं। उसके अलावा हम क्या यूज करते हैं, काव यूरिन, गौमूत्र, उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। नीम के पत्ते जो होते हैं वो कड़वे होते हैं ना, तो वो उसके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो नीम के जो कड़वे पत्ते होते हैं उसको गला दिया जाता है, उसका पानी बना दिया जाता है, वो यूज करते हैं। फिर छाछ यूज करते हैं हम, छाछ, ठीक है, बटर मिल्क जो आप पीते हैं, वो बटर मिल्क भी बहुत ही बढ़िया एक इंसेक्टिसाइड के रूप में आप यूज कर सकते हैं क्रॉप्स के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि बटर मिल्क में गुड बैक्टीरिया होते हैं, राइट, तो वो जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उसको मार डालते हैं। तो ये बढ़िया होते हैं प्रोटेक्शन के लिए क्रॉप्स के, ये भी आप यूज कर सकते हैं। फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो ऐसे क्रॉप्स में ऐसी चीजों को डाल के जो क्रॉप्स बनते हैं उसको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बोला जाता है। तो बहुत फुल ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, उसमें नेचुरल टेस्ट होता है, नेचुरल स्वीटनेस होती है, सुगंध उसकी नेचुरल होता है, ठीक है। तो ये बढ़िया बढ़िया चीजें जो होती है बहुत ही मिनरल से भरी हुई होते हैं, विटामिन होते हैं उसके अंदर, और कई एलिमेंट्स होते हैं जो आपको आपके बॉडी के लिए चाहिए, ठीक है। और आज के जमाने में तो ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स बहुत ही डिमांड में है, ठीक है, आप हम सब समझ गए हैं क्योंकि ऑर्गेनिक फार्म, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है कितना जरूरी है हमारे हेल्थ के लिए, तो हमने ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स अभी एक्सेप्ट कर दिए हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग की हम बात करें तो भाई सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी लंबे समय तक रहे, तो क्रॉप रोटेशन जो है ऐसे किया जाता है, ठीक है, मतलब एक क्रॉप के बाद थोड़ा टाइम रखा जाता है, ठीक है, थोड़ा टाइम रखा जाता है और फिर दूसरा क्रॉप ग्रो किया जाता है, जिससे वो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बनी रहे।
केमिकल फर्टिलाइजर्स तभी यूज किया जाए जब बहुत ही जरूरी हो, ठीक है। और ऐसी चीजें यूज किया जाए जिससे इंसेक्ट्स को कंट्रोल किया जाए, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं ना खेतों में, तो ऐसी चीजें यूज किया जाए जिससे कीड़ा मकोड़ों को कंट्रोल किया जाए। इंसेक्टिसाइड जितना हो सके उतना कम यूज किया जाए, और हार्वेस्ट किया जाए, ऐसे हार्वेस्ट हो, ठीक है। जो हार्वेस्ट मतलब जब क्रॉप उग जाते हैं ना तो कटाई होती है, उसको हम हार्वेस्ट बोलते हैं। और वाटर कंजर्वेशन किया जाए, तो ये सारी चीजों से एक सस्टेनेबल फार्मिंग होता है जो जमीन की फर्टिलिटी बनाए रखता है, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग, जहां पे मिक्स्ड फार्मिंग मतलब फार्मिंग के साथ साथ गायों भैंसों को भी रखते हैं आप, ठीक है। आज के खेडूत जो होते हैं वो खाली फार्मिंग नहीं करते, वो गायों भैंसों को भी रखते हैं अपने साथ, ठीक है। पोल्ट्री मतलब चिकन्स को भी रखते हैं अपने अंडों के लिए। सेरिकल्चर मतलब आप बोल सकते हैं कि भाई ये जो है, जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं, सिल्क वॉर्म्स, सिल्क जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो लोग भी रखते हैं जिससे वो लोग सिल्क पा सके, ठीक है। कुकून बन जाता है वो, तो वो रखते हैं और उसमें से सिल्क वो बेचते हैं, वहां पे कमाते हैं। तो फार्मिंग के साथ साथ ये सारी चीजें भी वो करते हैं, गाय भैंसों को रखते हैं, उसमें से दूध बेचते हैं। पोल्ट्री मतलब चिकन्स को रखते हैं, उसमें से अंडे बेचते हैं। सेरिकल्चर मतलब वो सिल्क वॉर्म्स रखते हैं, उसमें से वो सिल्क बेचते हैं। फिशरी मतलब वो फिश को पालते हैं, वहां पे फिश रखते हैं, ठीक है, उसमें से भी फिश को भी बेचते हैं। तो ये सारी चीजें फार्मिंग के साथ साथ वो लोग करते हैं। तो ये हैं हमारे फार्मिंग मेथड्स। चलिए स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने देखा फार्मिंग मेथड्स, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, और हमारी इंडिया की करंट सिचुएशन, और कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं वो हमने देखा कि भाई हमारी रेन प्रॉपर नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, तो इसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, राइट। चले, ये एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके होमवर्क में पढ़ना है। ओके, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।